नमस्कार, मैं ईप्शा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट कुछ अनकही कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है। आज मैं मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और किस लिए लोकप्रिय हैं, ये थोड़ा-सा यूनिक है, बट मुझे लगता है कि जो हमारे क्लासिकल डांस है या क्लासिकल म्यूज़िक है, इनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। आज हम मिलवाने वाले हैं सुरभि सिंह से, जो कथक के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं और ना जाने कितने देश और इंडिया के ना जाने कितने राज्यों में अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो सबसे पहले मैं सुरभि सिंह का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में कि आपने समय दिया और हम लोग आज कथक के बारे में और म्यूज़िक और जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, लगभग कई देशों में और कई राज्यों में, तो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सुरभि जी, आप अपने बारे में बताइए, कैसे ये यात्रा आपकी शुरू हुई? अपने विषय में बात करना सबसे एक मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि एक लंबा जीवन आपने कहीं न कहीं गुज़ारा होता है। तो जहाँ तक मैं अपने विषय में बात करूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे माता-पिता भी कहते थे कि तुम जब पैदा हुई थी तो थिरकते हुए पैदा हुई थी। मतलब जहाँ संगीत बजता था, जहाँ म्यूज़िक बजता था, तो तुम नाचने लगती थी। ऐसा हम लोगों को लगता था कि मतलब जैसे कभी-कभी दिख जाता है कि पूत के पाँव जो है पालने में दिख जाते हैं, कुछ उस तरह की चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई थी। हो सकता है इसके पीछे एक रीज़न रहा हो, मेरे नाना जी कवि थे, कहीं न कहीं कला, कविता, संगीत ये हम लोगों को कहीं न कहीं विरासत में मिला होगा। मेरी मदर को ना नृत्य का बहुत शौक था। वो मैंने उनको कई बार देखा था कि वो कमरा बंद करके अकेले नाचती थी। तो कहीं कुछ तो कहीं से मिलता ही है बीज आपको, तो वो बीज शायद मुझे उन लोगों से भी मिला होगा। और उसके उपरांत एक नॉर्मल जर्नी चलती है, एक खोज होती है कि मुझे बस ये लगता था कि जब ये जो पल होता है, जब मैं नाचती हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे उन्मुक्त और सबसे खुशी का पल होता है। अब मुझे जाना कैसे है, कहाँ बढ़ना है, क्या होगा, आगे क्या जीवन है, इसका कुछ अता पता नहीं था। लेकिन हाँ, मेरी जर्नी जो थी, शुरुआत जो थी वो जब मैं पैदा हुई तब से ही शुरू हो गई थी एक तरह से नृत्य और संगीत में। तो ऐसे कहीं न कहीं शायद अंदर के इच्छा थी या ऊपर का कह लीजिए ईश्वर का आपके हाँ। ऊपर कृपा थी कि बचपन से ही आपको अंदर से हाँ, शौक बचपन था? से ही अंदर से शौक था। जैसा कि क्योंकि मैं तो तब छोटी ही रही होंगी, जैसा कि मुझे मेरे माँ-बाप और मेरे परिचितों ने बताया कि हमेशा तुम नृत्यमय ही रहती थी, तो वो मुझे सबसे पता चला। तो दिशा कैसे मिली आपको और आपने कथक को ही क्यों चुना? हाँ, जी। देखिए क्या होता है कि हम लोग अब जैसे जब भी मैं नाचती थी तो मुझे लगता था कि मैं अपनी तरफ से बेहतर और अच्छा जो भी होता था कि मन नाचता है मेरा, मन नाचता है, लेकिन उसको शरीर कैसे मिलेगा? शरीर तब मिलेगा जब हमें कोई दिशा मिलेगी, जब हमें कोई गुरु मिलेगा, जब हमें कोई शास्त्र मिलेगा, क्योंकि नृत्य तो बहुत तरह-तरह के होते हैं और कई सारी, ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे गूढ़ विषय मुझे मिला, शास्त्र मिला, संगीत की वो दिशा मिली जो हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधा है, उनमें से एक विधा का चुनाव मेरे द्वारा हुआ, या उसने मुझे चुना या मैंने उसे चुना कहा जाए। तो कहा जाए कि अगर कथक की मैं बात करूँ, तो मैं जब छोटी-सी हुआ करती थी और जब 9-10 साल की, तो कई सारे कॉम्पिटिशन मोहल्ले के या ऐसे हुआ करते थे, तो मैं हमेशा दौड़ के कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। मेरी मम्मी भी मुझे तैयार करके और लहंगा-वहंगा पहना के वहाँ पे पहुँचा देती थी। तो जब भी जाते थे तो हम देखते थे कि हमेशा जैसे मुझे सेकंड प्राइज़ मिला या थर्ड प्राइज़ मिला, तो मैं सोचती थी ये फर्स्ट किसको मिला है? तो जो फर्स्ट मिलता था वो कुछ ना कुछ शास्त्र जानता होता था, या तो वो कथक जानता होता था या भरत। तो जो एक बच्चे की पहली दिशा होती है कि यार ये कुछ उससे बेहतर है, जो हम कर रहे हैं उससे कुछ बेहतर है, तो ये क्या है? तो उसको जानने, उसको खोजने की इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई। फिर मैंने भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी जॉइन किया। वहाँ पे भी मुझे एक अच्छा, नो डाउट किसी कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, वहाँ पे एक अच्छा मार्गदर्शन में मेरी शुरुआत हो गई थी। लेकिन फिर भी मेरी जो प्यास थी और मेरी जो खोज थी वो चल ही रही थी, वो जारी थी कहीं न कहीं, कि मुझे लगता था कि कहीं मतलब जो अभी मेरी प्यास है अंदर की वो अधूरी है। तो उन्हीं दिनों में मेरी एक मित्र थी, बहुत अच्छी बचपन की फ्रेंड थी, रागिनी। तो पंडित धर्मनाथ मिश्रा जी की बेटी है वो, और मेरे साथ शुरू से बचपन से वो जुड़ी रही। हम लोग साथ में पढ़ते, तो उसने मुझे ये कहा कि हमारे चाचा हैं, एक बार अगर तुम वहाँ कोशिश करो, मैं उनसे कह दूँगी, मैं रिकमेंड करूँगी, तो वहाँ एक बार जाके देखो, तो शायद तुम्हें जो तुम चाहती हो शायद वहाँ मिले। और ये बिल्कुल मतलब सत्यता है कि जिस दिन मैंने उनके घर में कदम रखा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे उनके घर में कदम रखा, उस वाइब्रेशंस को महसूस किया, उस नृत्य की उस पराकाष्ठा को देखा कि हाथ में गुरुजी के बड़ा वाला मोटा वाला डंडा है, 4-6 गालियाँ भी बरसाई जा रही हैं और 3-4 घंटे
बच्चे मतलब जो उनके शिष्य हैं वो रियाज कर रहे हैं, और रियाज का वो जो माहौल है घुंघरू पहन के, तो मुझे लगा बस मुझे यहीं आना था, बस मतलब मुझे गुरु मिल गया, मुझे एक दिशा मिल गई, क्योंकि वो क्लास देख के ही, क्योंकि मैंने वैसी क्लास या उस लेवल की क्लास कहा जाए, कहते हैं ना क्लास तो आप देखते रहते हैं दुनिया में, लेकिन उस लेवल, उस पराकाष्ठा पे उस नृत्य को देखना, तो वो मेरे लिए पहला सौभाग्य था। तो मैं गुरु जी के बस नतमस्तक हो गई कि मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए आप। और हालांकि उस वक्त मेरे माताजी की उस वक्त डेथ हो चुकी थी, और पिता थे उस वक्त मेरे साथ में। तो पिताजी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वो मुझे नृत्य में ही ले जाने, क्योंकि हम लोग ठाकुर फैमिली से, और ठाकुरों में थोड़ा नृत्य संगीत वो लोग उतना समझ पाना, और उस जमाने में समझ पाना और भी मुश्किल। अब तो बहुत लोगों की दिशाएं बदल गई हैं। तो गुरुजी के नतमस्तक हो गई, और मैंने कहा कि हो सकता है कि मेरे पास उतना धन ना हो, उतनी फीस देने के लिए आपके पास पैसे ना हो, और अभी मेरे पिता ने भी मुझे परमिशन नहीं दिया, लेकिन आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। तो उन्होंने भी उसी प्यार से मुझे उस दिन स्वीकारा, और फिर जो मेरी जर्नी शुरू हुई, तो जैसे कहते हैं कि मैं जितनी प्यासी थी, उस प्यास को पूर्ण करने वाला उसी लेवल का मुझे गुरु भी प्राप्त हुआ। और उस दिन से जो फिर नृत्य शुरू हुआ, तो आज तक नाच ही रही हूँ। लगभग कितने साल हो गए हैं इस पूरी जर्नी को? लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। 30 वर्षों से मतलब ऐसे तो मैं अब 40 प्लस में हूँ, तो एक तरह से जर्नी तो बचपन से ही चल रही है, लेकिन जब से मुझे गुरु प्राप्त हुए, जब से मेरी जर्नी शुरू हुई, जहाँ से मैंने नृत्य को मतलब कथक को आत्मसात करना शुरू किया, गुरु मुझे मिला, तो वो टाइम लगभग 30 वर्षों से मैं कथक की सेवा में अपना योगदान दे रही हूँ। मैंने आपके कई सारे परफॉर्मेंस मतलब सोशल मीडिया में देखा है, और कई देश, कई इंडिया के बहुत राज्यों में आप जा चुके हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और कुछ आपका जो कथक के माध्यम से आप देते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को आप दर्शाते हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि जैसे एक कलाकार क्या होता है, एक कलाकार वो होता है जो वो जीवन में देखता है, आत्मसात करता है, और जैसा उसका जीवन होता है, कहीं ना कहीं उसकी कला में उसका आपको अनुरूप दिखेगा, उसकी प्रतिबिंब दिखेगा। तो ऐसे ही मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जीवन महिला, मतलब मैं खुद भी अगर कहूँ तो मैं एज अ महिला, मुझे काफी वो लड़ाई लड़नी पड़ी जो एक पुरुष समाज में कहा जाए कि कई बार महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि महिला कहीं किसी से पीछे नहीं है, और अगर एक महिला चाह ले तो वो दुनिया जग जीत सकती है, वो घर भी चला सकती है और बाहर भी चला सकती है। तो ये एक महिला ही कर सकती है, पुरुष के लिए शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन महिला के लिए, महिला दोनों तरह से कहीं ना कहीं मुकम्मल जीवन को प्रदान करती है, क्योंकि वो जननी है। तो इसलिए मेरा क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं, और हम लोग कई बार बरसों से सुनते आते हैं कि तुम लड़की हो इसलिए ऐसा मत करो, तुम लड़की हो ऐसा मत। लेकिन मुझे मेरे घर में ऐसा माहौल मिला, मेरे पिता माता का ऐसा माहौल मिला कि मेरे पिता कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं, ये बेटा है। ऐसा मतलब मुझे कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कोई लड़की हूं तो मुझे ये कमी होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरा क्योंकि पालन पोषण हुआ था, मेरे इतने अच्छे पिता माता के संस्कार मुझे मिले थे, ऐसा गुरु मिला था जिसने मुझे मुकम्मल बनाया था। तो जो मेरे जीवन की जो परेशानियां रही, जैसे कि मेरी माता बहुत कम समय में उनका देहांत हो गया था, जब मैं 11 वर्ष की थी, तो 17 वर्ष की हुई तो पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे 2 छोटे भाई थे, और मेरी और पूरी फैमिली थी जो मेरे पिता पे डिपेंडेंट थी। तो उन सबको लेके चलना और अपने नृत्य को लेके चलना, तो एक महिला होते हुए, एक कलाकार होते हुए बहुत ही कठिन जर्नी थी। इसलिए मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि एज अ महिला मैंने वो समाज भी देखा जो महिलाओं को किस दृष्टि से देखता है, कदम कदम पे क्या बाधाएं आती हैं, जब आप कमजोर होते हैं तो किस तरह से पुरुषों की मानसिकताएं बदलती हैं। तो हर तरह की सोच और विचार को देखने के बाद मुझे लगा कि जो महिला वर्ग है, जब वो निकल के सामने आता है, तो वो अगर पुरुष वर्ग के लिए 10 चुनौतियां, तो महिला के लिए 100 चुनौतियां हैं। तो इसलिए मेरे विषयों में भी कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं का जिक्र रहा है जो सचमुच में हमारे लिए सामाजिक प्रेरणा का स्रोत रही है। द्रौपदी का एक आप बहुत अच्छा मतलब नृत्य करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो मैंने बहुत सुना है कि अब शस्त्र उठाना होगा। हाँ हाँ हाँ, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। इसका सिर्फ एक सीधा सा एक एग्जाम्पल ये है कि हमारे अंदर ही ईश्वर है, और जो गोविंद है वो भी हमारे साथ हैं, प्रभु श्री राम भी हमारे साथ हैं, आप ही के अंदर है। तो हम ये सोचें कि हमें कोई बचाने आएगा, उससे पहले आज की महिला को बहुत जरूरी है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी।
आप जब सबल होंगी तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप खुद 4 लोगों की मदद कर पाएंगी, आप खुद समाज के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत बन पाएंगी। तो मेरा भी यही कहना है, क्योंकि हमेशा ये समझा जाता है कि महिला है तो इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन महिला वो जैसा मैंने कहा वो घर भी चला सकती है, समाज भी चला सकती है, खुद वो जिम्मेदार है। जो स्त्री जननी हो सकती है वो सिर्फ समर्पण भाव से माँ बनती है, समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित करती है, तो वो एक घर को बसाने में लग जाती है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि हम उसकी वैल्यू करना कम कर दें, क्योंकि ऐसा आपने अक्सर समाज में देखा होगा कि हम सबसे ज्यादा इग्नोर उस व्यक्ति को करते हैं जो घर पे है और घर पे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो बाहर निकल के 4 पैसा कमा रहा है तो हम उसकी वैल्यू करते हैं। यही हमारे समाज की जो, और इस वजह से ही शायद अब महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं उनको अपनी उनके अंदर जो कला है, उनके अंदर जो भाव है, या वो जो कर सकती हैं, उसको लेके सामने आना पड़ रहा है। अच्छा सुरभि जी, जैसे आपने बताया 11 वर्ष में आपकी माँ नहीं रही, और फिर जब 17 साल की थी तो पिताजी भी नहीं रहे, तब आपको अंदर से ये घबराहट नहीं हुआ कि मैं उस टाइम पर नृत्य को इतना ज्यादा मतलब प्रोफेशनली उतना नहीं दिखता था कि आप प्रोफेशनली बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, जब तक आप शायद बॉलीवुड में नहीं चले जाते हैं ना? तो उस टाइम पर ये डर नहीं लगा कि हम एज अ करियर अगर हम इसको चुनेंगे तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, नो डाउट कि जब मैं ऐसे क्षण पे थी जहाँ पे मेरे पास खाने को ही पैसा नहीं है और मुझे अपना घर चलाने के लिए ही, तो मैं उस वक्त कला के बारे में सोच पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था, कि मैं कला को सोचूं, कि घर को सोचूं, कि भाइयों को सोचूं, कि परिवार को सोचूं, बहुत एक मुश्किल सा दौर था। लेकिन मैं वही कहूंगी कि कला के क्षेत्र में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, और मेरे गुरु ऐसे, मैं जिस वक्त मेरे पिता की डेथ हुई थी उस वक्त मैंने सोच लिया था मुझे भी नहीं जीना है, और मैं अपने पिता की मतलब, अब मैं कैसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनकी अर्थी जा रही थी और मैं उसके पीछे भागती चली जा रही थी। उस वक्त मेरे गुरु ने मुझे एक थप्पड़ मारा था, और वो जो एक थप्पड़ था उसने मेरा जीवन पूरा बदल दिया। वो जो उनका एक थप्पड़ था, उन्होंने कहा अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम इनकी माँ बाप हो, अब तुम ही इनका सब कुछ हो, अब तो कुछ पिता नहीं माता नहीं वो सब चले गए, अब तुम इनकी माँ बाप हो, तो आज से तुमको ये जिम्मेदारी उठानी है। तो वो जो उन्होंने 17 साल की लड़की बच्ची के ऊपर जो प्रहार किया था, गुरु का जो एक चाटा था, उसने मेरा जीवन ही बदल दिया। तो और उस दिन के बाद से जो भी मैंने उनसे समझने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक कर्म पथ बनाओ जहां पे रोजी रोटी के लिए जो तुम्हारी लड़ाई है वो लड़ो, और एक अपनी शिक्षा का पथ, अब आज से 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, तुम रात में आओ दिन में आओ, तुम्हारे लिए कोई क्लास का समय नहीं है, तुम यहीं पड़ी रहो, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए। तो वो जो उनकी एक शिक्षा थी उसको मैंने गांठ बांध लिया, और उस दिन मैं बड़ी हो गई। और उस दिन से मेरी जो जर्नी हुई कि दिन भर में 10 जगह ट्यूशन के लिए जाना है, या मुझे स्कूल में नौकरी भी तुरंत ही मिल गई थी। स्टडी हॉल एक स्कूल है गोमती नगर में, वहां पे मुझे तुरंत नौकरी मिल गई थी। तो वो नौकरी करते हुए, 3 दिन की नौकरी थी, वो नौकरी करते हुए साथ में ट्यूशंस करते हुए घर, इवन मैं तो कहूंगी कि अगर मैं कला नहीं सीख रही होती तो शायद मैं उस वक्त ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, तो शायद मैं तब अपना घर ना चला पाती। बिकॉज ऑफ आर्ट मैंने अपना घर भी चला लिया और अपने कला के पथ पे भी आगे बढ़ पाई। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक डरावने सपने जैसा जरूर था। बहुत मेहनत पड़ी, जिंदगी का वो संघर्ष का दौर था कि आज भी अगर हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर अगर उसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो उसी ने मुझे मजबूत किया और उसी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। शायद ईश्वर ने ये रास्ता आपको उसी टाइम पर दिखा दिया था कि आगे जाके शायद यही आपका एक बहुत पुरानी बात है कि कला जो है वो दर्द से निखरती है। जितना हमें ईश्वर ने दर्द दिया, हम लेकिन उस दर्द से हमारे काम को निखारा। और अगर हम भी ये चाहते तो हम दर्द में, आदमी टूट भी सकता है। हर आदमी कहता है अरे हमें इतना दर्द मिला, हम तो टूट गए। मिला दर्द, क्या कर सकते हैं, लेकिन उस पत्थर ने हमको मजबूत भी तो किया। ये बहुत अच्छी सोच है। कई बार दर्द में लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और इस समय चले आते हैं, बट आप जो तरीका है ना कि दर्द तो है, उसको तो हम लेके हम बैठ नहीं सकते ना कि, और उस उम्र में जब शायद सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी बच्चों की अपने पेरेंट्स पे होती है, कि आप ये समझ 17 साल में हो गई थी, जो शायद मुझे लगता है लोग कई साल निकल जाते हैं और डिपेंडेंसी उनकी खत्म नहीं होती। सुरभि जी, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैंने बहुत कुछ सुना है जो आपके शिष्य हैं, क्योंकि आप समझते हो कि प्रोफेशनली भी उनको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो जहाँ तक जो मेरी जर्नी रही उसमें मैंने
कहा जाए भारत में, विदेशों में, सब जगह अपने काम को पहुंचाया कला के माध्यम से। उसके उपरांत क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा है, तो और मुझे मेरे गुरु ने बहुत जल्दी इजाजत दे दी थी कि तुम शिक्षा दो, इसलिए क्योंकि शिक्षा दोगी नहीं तो तुम अपना घर कैसे चलाओगी, तो शिक्षा दो। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ कि मैं उस 17 वर्ष से सिखा भी रही हूँ। तो स्कूलों से निकल के कई विद्यार्थियों को सिखा के उसके बाद एक गुरुकुल का अपना, हमारा जो खुद का ये गुरुकुल है, इसका निर्माण करके यहाँ पे ऐसे शिष्यों को तैयार कर रही हूँ जो भारत में ही नहीं और पूरे विदेशों में, या फिर जो देखिए क्या है कि लड़की है, उसकी जब शादी होगी तो हो सकता है कि वो उस तरह से कला के क्षेत्र में उड़ान ना भर पाए, लेकिन अगर वो पीएचडी कर लेती है, यदि वो अपने डिग्रीज ले लेती है, तो वो कहीं ना कहीं रीडर होके, प्रोफेसर होके, कहीं ना कहीं स्कूलों में टीचर्स होके वो अपने भविष्य को संवार सकती है, बचा सकती है और कला की साधना में अनवरत एक अपनी उड़ान भर सकती है। तो इस वजह से मैंने शुरू से इस तरह से प्रैक्टिकल होके सोचा कि जो हमारे पास शिष्य आए उनके सामने ये चुनौती ना आए जो मैंने झेली है, क्योंकि उस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, भाई उस वक्त वो जमाना अलग था, हमारे गुरु ऐसे मिले कि हम बढ़ गए किसी तरह, और फिर जब हमने उस चीज से शिक्षा ले ली, हमने जो सीख लिया है, तो कम से कम हमारे आगे आने वाली जनरेशंस को, क्योंकि ये जो जनरेशन है कहीं ना कहीं भाई बट ऑब्वियस कि सबको सिर्फ कला की साधना में अगर वो लगे रहेंगे तो उनकी रोजी रोटी, उनका क्योंकि आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो अगर हम कला को कभी भी रोजगार का माध्यम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये गिटार बजा रहा है तो चलो गिटार घर पे बजाओ, गिटार कोई रोजी रोटी का, और ये सत्य बात है कि हमको कला को माध्यम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कला की साधना करते करते हमको ऐसा रोजगार अपने लिए व्यवस्थित कर लेना चाहिए कि जिससे कि ये ना हो कि उसकी कला की साधना में कल को प्रॉब्लम आए। तो इस वजह से मैं सभी शिष्यों को, अभी इस वक्त 150 से भी ज्यादा मेरी शिष्याएं हैं जो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्कूल्स में और पीएचडीज भी कर रही हैं, अलग अलग मतलब हमारे कथक के ही विषय को लेके आगे बढ़ के अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। कुछ विदेशों में हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपना अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, क्योंकि सबल बनना बहुत जरूरी है। तो मेरा भी है कि मैं सबसे पहले ये कोशिश करती हूँ कि 3 साल 4 साल 5 साल में वो इस लायक हो जाए कि अपना और अपनी जो उसकी जर्नी है वो कल को कहीं टूटे ना, और वो जिंदगी भर और इतना उसके अंदर वो शौक डेवलप हो जाए कथक के प्रति, इतना समर्पण पैदा हो जाए कि वो भी उस चीज को लेके आगे चल पाए। सुरभि जी, बहुत ही आपने मतलब नस पकड़ने वाली बात कही है कि हम जब कला करते हैं, है ना, मतलब कला सीख रहे हैं या कला को अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आपने रियाज किया और चीजें मिल जाएंगी, कई घंटे चाहिए होते हैं। तो आपने जो आप बात करें ना, बहुत नब्ज पकड़ने वाली बात है कि अगर इसके माध्यम से अगर उनको वो कुछ कर पा रहे हैं और पैसा कमा पा रहे हैं तो शायद वो ज्यादा समय उसके साथ और बिता पाएंगे। लेकिन आज के दौर पे अगर हम देखें कि बच्चे बहुत जल्दी चाहते हैं कि तुरंत उनको लाइक्स मिल जाएं और वो तुरंत फेमस हो जाएं, तो कैसे अभी डील करते हैं आजकल के बच्चों के साथ? देखिए ये सत्य बात है और इसमें डील करना भी सभी लोगों के लिए, हमारी जो जनरेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन फिर भी जब मुझे लगता है कि अगर उनको दिशा सही दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि ये सब ऊपरी चीजें हैं। मतलब आज हमारे मिलियनर फॉलोअर्स होते रहे, लेकिन वो कहाँ है, किस दुनिया में है, कौन है, लेकिन अगर 4 आपके सही शिष्य हैं या 4 आपकी जो साधना है उसी को तो कोई, आप जो गुण है, गुण को ही आपने नहीं साधा तो आप फॉलोअर्स बना के या लाइक्स पैदा करके या खाली सोशल मीडिया पे फेमस होके, यही तो आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इससे तो आपकी जिंदगी बहुत पब्लिक हो गई, मतलब आम हो गई एक तरीके से, आपने उसकी जो गुणता है उसी को खो दिया। तो कहीं ना कहीं मैं अपने शिष्यों को ये समझाती हूँ कि ये भी ठीक है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आप करिए, लेकिन उसमें खो मत जाइए और इतना मत खो जाइए कि जो रियल वर्ल्ड है आप उसी से दूर हो जाएं, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो रियल वर्ल्ड से दूर हो गया है। वो रियल में आपसे भावनाएं जब आपको एक्सप्रेस करनी होगी तो वो उसको मुश्किल होगी, और वो एक फोन लेके और फोन से बात कर रहा है, तो वो उतना भी ठीक नहीं है। उसको उतना जितने तक टेक्नोलॉजी की जरूरत है, देखिए पहले चिट्ठी हम लिखते थे तो चिट्ठी का क्या प्रेम, चिट्ठी में जो इमोशंस होते थे उसका जो इमोशंस होता था, क्या आज हम वो किसी भी व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग में समझ पाते हैं? मैं तो कई बार कितने लोगों का गुड मॉर्निंग रोज नहीं देख सकती, रोज याद ही नहीं कर रही उस आदमी को, तो मैं रोज
सही बात है कि उसको कितनी बार हम डेली एक ही व्यक्ति को गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। मेरे लिए भाई वो चीज बड़ी अटपटी है कि भाई रोज आपके पास जब फोन हुआ करते थे उस जमाने, आप कितने लोगों को रोज सुबह गुड मॉर्निंग करते थे? नहीं ना होता, कोई भी स्पेशल होता रहे, लेकिन ठीक है कभी मिल गए। तो जो वो एक्सप्रेशंस थे, मैं उसको अभी भी सजो के रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, वो मेरी एक फीलिंग है जिसको मैं इतना आम नहीं कर सकती हूँ। और यही मेरी वो होती है कि बच्चों से भी कि बेटा उतना ज्यादा अपने आप को आम मत कर दो कि तुम बाथरूम भी जा रहे हो तो लोगों को पता है कि बाथरूम है। बिल्कुल, और आजकल का चलन यही है ना कि वो कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटे में, 24 घंटे से नहीं तो कई घंटे उनके रील में जा रहे हैं। अभी सुरभि जी, जैसे कथक को या नृत्य को हम केवल महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जोड़ते हैं, तो क्या इसके बारे में आपका क्या विचार है कि क्या लड़कों को भी इसमें आना चाहिए? और आपके शिष्यों में कितने लोग हैं? एक्चुअली क्या है, देखिए अगर घरानों की बात करें तो घराने तो उस वक्त तो पुरुषों से ही निकले। चाहे वो लखनऊ घराना हो, चाहे जयपुर घराना हो, चाहे बनारस, सब जो सबकी जो, क्योंकि उस जमाने में महिलाएं तो नाचती नहीं थी, पुरुष से ही, क्योंकि महिलाओं को तो निकलने ही नहीं दिया जाता था। तो महिला को कहीं ना कहीं महिलाएं उस जमाने में पीछे थी और पुरुष वर्ग ही इस पूरे कथक घराने को लेके, लखनऊ घराना, अच्छन महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी, कालिका बिंदादीन, जो हमारे घराना है वो तो उन्हीं से ही निकला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, सोसाइटी बढ़ती गई, महिलाएं सामने आने लगी, नृत्य होने लगा, नृत्य में आने लगी, तो उस तरह से, और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि वो पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है, ये साधना की बात है। और कुछ लोगों के अंदर ये भी मिथ होता है कि नृत्य करने से किसी पुरुष में कोई प्रॉब्लम या देखिए वो हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम इज इन द सेंस कि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे अंदर महिला की प्रकृति ज्यादा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम नृत्य करेंगे या हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जो कलात्मक होगा। हम पुलिस वाले तो नहीं बन जाएंगे, हम उसी में जाएंगे जहाँ कला दिख रही होगी, जहाँ पे स्त्री की क्षमता को हम दिखा पाएंगे। तो स्त्री की क्षमता ज्यादा नृत्य में दिखेगी, मेकअप में दिखेगी, आर्ट में दिखेगी, क्योंकि स्त्रियों को इससे ज्यादा जोड़ा गया है। लेकिन फिर भी ना ये पुरुष के लिए है ना स्त्री के लिए। जो बड़े से बड़े कलाकार हुए हैं, कई देखा होगा, वो पुरुष हैं, और बड़ी से बड़ी नृत्यांगनाएं हुई हैं वो स्त्री हैं। तो इसमें कोई आप वो नहीं कर सकते कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है या स्त्री प्रधान है। ये सबके लिए खुला हुआ एक ऑप्शन है। हाँ, कौन इसको किस तरह से लेता है या उसने उसकी तरफ दृष्टि सही है कि नहीं सही है, बस यही देखना होता है। अभी आप बहुत सारे कुछ मतलब जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, मैंने सुना है कि कुछ एनजीओ वगैरह भी आपने शायद रजिस्टर किया है। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे? मैंने लगभग 14 वर्षों पहले एक एनजीओ बनाई थी, जो मैंने कला के प्रचार प्रसार और जो कलाकार हैं जिनको रोजगार चाहिए, तो उनको कैसे रोजगार मिल सकता है, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं ऐसी संस्थाओं से जहाँ से उनको रोजगार प्राप्त हो। प्लस जो भी मैं भी जो काम कर रही हूँ वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को रोजगार मिल सकता है। जो भी प्रोडक्शंस करती हूँ, नए से नए जो प्रोडक्शंस होते हैं, उसमें 50, 60, 100 कलाकारों को हमेशा एक रोजगार मिलता रहता है कहीं ना कहीं। तो एक तो उसकी प्रति ये दृष्टि थी, जिसमें मैंने 4-5 हजार कलाकारों को रजिस्टर्ड कर रखा है। जब जिसको जैसी जरूरत होती है तो वो आपस में बात करके हम लोग उनको थोड़ा बहुत जो मदद कर पाते हैं वो करते हैं। और दूसरा एक जो मेरा बहुत दिली तौर पे जो एक उद्देश्य है, एक गुरुकुल की परिकल्पना है, जो कि हम लोग नैमिषारण्य यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे मैंने एक जमीन, जो भी मेरे पास रिसोर्सेस थे, उससे वहाँ पे एक छोटी सी जमीन ली है 3-4 एकड़ की। तो वहाँ पे एक गुरुकुल की स्थापना हम करना चाहते हैं आगे आने वाले समय में, जहाँ पे ऐसे बच्चों को मैं स्पेशली अनाथ बच्चों को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है जब माता पिता नहीं होते हैं तो उस बच्चे की तो कोई दिशा ही नहीं होती है। तो स्पेशली उसका मोटिव है कि जो अनाथ बच्चे हैं, और उसमें भी हम अनाथालयों में से जाके चुन के उन बच्चों को जिनके अंदर कुछ गुण है, जैसे कुछ गुण मेरे अंदर था, कुछ कहीं और भी छुपा होगा, क्योंकि ईश्वर रोज नई नई रचनाएं कर रहा है, तो उनमें से जिनमें थोड़ा थोड़ा भी गुण है, किसी के अंदर संगीत का, किसी के अंदर नृत्य का, किसी के अंदर वादन का। आपने देखा होगा बच्चे हैं, कभी कभी आपको लगेगा इसने कुछ सीखा नहीं है लेकिन कितना अच्छा गा रही है, तो उसको शिक्षा मिल जाएगी तो कितना अच्छा गाए। तो उन लोगों के लिए एक ऐसा गुरुकुल निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पे वो अगले 10, 15, 20 वर्षों तक वहीं रहें और वहीं पे उनके गुरुजन रहें। जैसे पहले पुरानी तालीम चलती थी, जैसे प्रभु श्री राम गए गुरुकुल में, शिक्षा ली, तो वो उतने वर्ष वहीं रहे, उन्होंने शिक्षा ली, गुरुओं के चरण दबाए, सीखा, और फिर सीख के जब निकले तो वो परिपक्व होके, क्योंकि कला जो है
जो हमारा क्षेत्र है, इसमें आप बिना गुरु शिष्य परंपरा के आगे बढ़ नहीं सकते। इसमें डिग्री लेके हम बच्चे को कहीं नहीं भेज, डिग्री तो एक ऑप्शन है कि हमें नौकरी करनी है तो डिग्री ले लो, लेकिन परफॉर्मेंस जब आप मंच पे है तो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस और आपका रियाज ही काम आना है, जो आपने एक्चुअल में गुरु शिष्य परंपरा में तालीम लेके। तो मैंने बहुत जगह ऐसी सोची है कि जो थोड़ी सी सोशल मीडिया से दूर हो, जो गुरुकुल में खाली गुरु हो और शिष्य हो, 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे खाली रियाज हो रहा हो, कुछ ऐसा माहौल हमारे नॉर्थ में बने। साउथ में इस तरह की चीजें फिर भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन नॉर्थ में इस तरह के गुरुकुल अब समाप्त क्या है ही नहीं, कहा जाए तो है ही नहीं। तो ऐसा एक उद्देश्य है और ईश्वर चाहेगा तो जरूर हम लोग मिलके पूरा करेंगे। बहुत खूबसूरत विचार है और बहुत अच्छा है कि कहीं पे जो चीजें छूटती जा रही है ना, और लोगों को पता भी नहीं है, मतलब ये भी हम कहेंगे कि शायद उनके पास वो ऑप्शंस भी नहीं रह गए हैं या बहुत कम। जैसे आप खुद भी बोल रहे हैं कि साउथ में तो मिल जाएंगे बट नॉर्थ में नहीं है, तो यहाँ के बच्चे क्या करें? साउथ में क्या है कि हर घर में है नृत्य संगीत, उनके संस्कारों में डालते हैं। उनके यहाँ जैसे अगर हम लोग के घरों में तो वो चीज नहीं है, लेकिन साउथ में क्या है कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको या तो वो अगर लड़की है तो भरतनाट्यम सिखवाएंगे, उनके उसको प्रोफेशन से नहीं मतलब है, वो उनके संस्कारों में है। 16 संस्कारों में उनका नृत्य गायन संगीत ये सब आता है। आपने ये बात छेड़ी इसलिए मैं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है ये म्यूजिक, नृत्य या किसी भी तरीके का ये जो हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए कितना जरूरी है और आज के टाइम पर कितना जरूरी है? कि मैं अगर आपको बताऊं तो ये इतना जरूरी है कि अगर आपके बच्चे के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि योग जरूरी है, योग इसलिए करो, मेडिटेशन इसलिए करो कि तुम अपनी जब तक हम बैलेंस नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में बैलेंस होके काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह नृत्य संगीत, और आप देखिए हम लोग को जब भी हम कहीं परेशान होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? हम जब नाच लेते हैं तो हमें कितना अच्छा सा लगता है कि अरे नाच लिए यार, नाच की कितनी अच्छी फीलिंग। तो वो जो अच्छी सी फीलिंग है वो लैक है, वो हम कभी कभी करते हैं, वो हम रोज क्यों नहीं करते हैं? हम कुछ अपने बच्चों को ऐसा क्यों नहीं दे देते हैं कि वो रोज उस चीज को आत्मसात करते जाएं और अपने जीवन की परेशानियों से उस संगीत के साथ धीरे धीरे बढ़ते जाएं, जो जिस क्षेत्र में जाना है। हम डॉक्टर, आप ये देखिए, हम आपको एक उदाहरण देंगे कि आप पौधे, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल आए हैं कि पौधे हैं, 2 पौधे पनप रहे हैं, एक के साथ हमने कोई राग भैरवी लगा दिया है और एक के साथ एक नॉर्मली उसको खाली पानी दिया जा रहा है। वो राग भैरवी वाला जो पौधा है वो कुछ अलग ही धुन से बढ़ेगा, उसकी पत्तियां कुछ ज्यादा ही हरी हो जाएंगी। तो पौधे पे असर पड़ रहा है तो इंसानों पे क्यों नहीं पड़ेगा? तो इंसान कितना, अगर वो कहीं ना कहीं इस वर्ड से जुड़ गया, देखिए क्या कहते हैं, भगवान को भजो, भक्ति भज रहे हैं, अपना एक अलग आनंद है, उससे कोई प्रोफेशन तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो यही भजना है। ये भजना संगीत से हो सकता है, भजना नृत्य से हो सकता है, भजना किसी इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है। बस यही है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही, और ये मिसिंग है। मतलब जो मैं खुद भी जनरली जिस दिन मैं खूब डांस कर लेती हूँ उस दिन मुझे अंदर शायद कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मुझे बहुत खुश रखते हैं, और मुझे लगता है कि यार ये क्यों नहीं किया। अंदर से अगर आप जितना भी दुखी हो लेकिन आप अच्छा सा कोई डांस या अच्छा सा कोई गाना मतलब कर लें या सुन लें। भाई मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ ना, मेरे जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो नहीं आई है, लेकिन मैं लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने कि हंसते खेलते जीवन चल रहा है और कुछ बढ़ ही रहा है, कुछ घट तो नहीं रहा है। और आपके चेहरे में जो एक पॉजिटिव स्माइल है, मतलब वो बहुत है कि चेहरे में एक मतलब एक अलग सा कामनेस है जो शायद नृत्य आपको इतनी शक्ति दे रहा है। सुरभि जी, आजकल के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मेरा तो, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा तो सीधा संदेश ही यही है कि आप सब जितना ज्यादा नृत्य संगीत और इस साधना से जुड़ेंगे, इसके करीब आएंगे, उतना ही आप अपने आज की सारी परेशानियों से, देखिए आज का बच्चा सबसे पहले डिप्रेशन में चला जाता है। हाई स्कूल आया, 10th मतलब आपका क्लास 5 आया, क्लास 10th आया, 12th आया, हम लोग परेशान हैं। हम लोग अपने जमाने में भी हम लोगों ने एग्जाम दिए हैं ना, लेकिन इतना परेशान नहीं रहते थे। लेकिन आज का बच्चा परेशान है, और बच्चा क्यों परेशान है? बच्चा तो हंसता खेलता हुआ होना चाहिए। तो मैं अगर इस उम्र में हंस खेल रही हूँ, मैं तो जाती हूँ सागर समंदर में जाती हूँ, तो समंदर के साथ नहाती हूँ, बढ़िया एंजॉय करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद को छोड़ना पड़ता है कि ठीक है ये है मेरे साथ, लेकिन मैं स्वच्छंद हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं नृत्य हूँ। तो इसी
तरीके से जब हमारा आज का बच्चा इतना उन्मुक्त होके किसी भी एक सब्जेक्ट को अपने साथ जोड़ लेगा, इस तरह से संगीत, गायन, वादन, कुछ भी, तो वो उसका सबसे अच्छा एरिया होगा जहाँ पे वो ईश्वर और अपने बीच में एक कनेक्शन को पाएगा। तो मेरा तो युवाओं से यही कहना है कि आप किसी भी पथ पे हो, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं संगीत से, नृत्य से जुड़े। और पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कि शायद आपकी तरफ से कुछ वो मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे चाह रहे हैं बट पेरेंट्स को लगता है नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। नहीं, तो हम उसको गधा घोड़ा तो बनाना नहीं है। आप ये बताइए, मेरा भाई, मेरा खुद का ब्रदर है, वो बहुत बड़ा बैंक में मैनेजर है और अपना क्या कहते हैं PCS उसने भी टॉप निकाला था, मेंस में नहीं हुआ था। तो मेरा खुद का ब्रदर का एग्जांपल दे रही हूँ, वो संगीत से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आज भी वो 4-4 घंटे बैठ के गाना गाता है। उसको क्या मेडिटेशन, उसका क्या संगीत से रुझान है। अपनी नौकरी चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन वो जब संगीत से जुड़ता है तो एक अलग दुनिया में जाता है। तो हमें, वो तो इस क्षेत्र का भी नहीं है ना, उसने तो इसको क्षेत्र भी नहीं बनाया है ना, लेकिन वो उससे जुड़ के अच्छा महसूस कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो इसी तरह हम किसी भी क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में आपका बच्चा कल जाना चाहे या कुछ, हमारे ही कितने ऐसे शिष्य हैं, मैं तो देखती हूँ, वो कहते हैं कि दीदी हमारी मार्क्स जो पहले आते थे अब ज्यादा आने लगे हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो कला उसको ये सिखा रही है कि हम सब कर सकते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं ये ना प्रकृति, ईश्वर से शायद डायरेक्ट जुड़ने का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और जब तक हम उसको ये नहीं सोचेंगे इससे हमें मिल क्या रहा है, ये नहीं सोचना है, अरे हम इसके करीब जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हमें जरूरी नहीं है जो मिल रहा है शायद वो वही फील कर सकता है। देखिए, आप भी एक, मैं आपको एक कलाकार मानती हूँ क्योंकि आप लिखती हैं, तो यू आर अ राइटर। अब आपको जो लिखने में जो आनंद आ रहा है वो आपको पता है ना। तो वो जब आप आपके हाथ में किताब होती है और आपके शब्द जब चल रहे होते हैं, तो आप एक कलाकार की तरह उसको लिख रही होती है। अब आप ये सोचने लगे कि नहीं यार, इससे मैं 10 रुपए कमा रही हूँ कि नहीं, ये तो अलग, ये तो विषय ही अलग हो गया। और कई बार मतलब जैसे कई लोग मेरे से बोलते भी हैं, तो मेरा मन ही नहीं करता, मेरा मन करता है कि लोग सुने और इसको समझें, बस। इसके अलावा शायद मैं और कुछ अपनी कविताओं से चाहती भी नहीं हूँ। हम लोग को बात करके मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। थोड़ा सा कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है बहुत जरूरी है, जो छूट गई है हमसे, प्लीज वो बताएं। पूछ लोगी तो ज्यादा मतलब अभी आपके आने वाले उसमें कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को पता होना चाहिए। बस मैंने, जैसे अभी मैं रिसेंटली जो काम कर रही हूँ, मैं अमृता प्रीतम जी, बहुत बड़ी लेखिका हुई हैं, उनके जीवन को लेके, और मैंने उसकी स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखी है, म्यूजिक भी खुद ही बनाया है, और अब बहुत जल्दी उसका मंचन होने वाला है 28 फरवरी को। तो इस तरह से मेरा टारगेट रहता है कि मैं साल में 1-2 प्रोडक्शन ऐसे करूं जो किसी अलग विषय को, साहित्य को संगीत से मैंने बहुत जोड़ने की इसलिए कोशिश करी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब साहित्य संगीत में मिलता है तो वो डबल स्पीड में और दिखाई पड़ता है। राम की शक्ति पूजा, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की, आज की द्रौपदी, अटल मर्म, तो ऐसे अलग अलग विषयों को, सुंदरकांड को मैं कथक में लेके आई, उसमें खुद मैं हनुमान बनती हूँ। तो इस तरह के अलग अलग विषयों को उठाने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। उसी श्रृंखला में ये जो नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ, अमृता प्रीतम जी की आजाद रूह, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी शर्तों पे जिया, और मुझे लगता है क्योंकि ऐसे लोगों से हमें भी सीखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं मेरा भी जीवन वैसा ही रहा है कि मैंने किसी की परवाह नहीं करी, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत, जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक उस पे काम करें, तो मेरा कनेक्शन ही एक आपसी कनेक्शन बन गया। तो ऐसी पर्सनैलिटी और उनके ऊपर काम करना, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, और आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी वो मंचन उसका होने वाला है। अभी से आप इन्वाइटेड हैं। थैंक यू सो मच। और हमारी जनता भी इन्वाइटेड है। तो 28 फरवरी को मुझे तो बहुत इंतजार है, क्योंकि अमृता प्रीतम मेरी मतलब बहुत फेवरेट है, और उनका जो जीवन है, जो उनका प्यार के बारे में चीजें हैं, जिस तरीके से वो देखती है, उनका लाइफ है, वो मेरे लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। तो मैं तो जरूर आ रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप सारे लोग भी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चलेगा ही कब और कहाँ पे ये हो रहा है। डेट तो फाइनल है, कहाँ हो रहा है ये चीज बताया जाएगा। और सबसे बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि कला को बहुत कठिन मत बनाए। मतलब जैसे सुरभि जी ने बहुत आसान शब्दों में बोला कि ये हमारे जीवन का मतलब, ये हमारे संस्कारों में होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा इससे जुड़ता है किसी भी माध्यम से, तो शायद आप उसे एक तरीके से मेडिटेशन करने का एक तरीका दे रहे हैं कि वो अपने आप को, जो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी
वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ जैसे हम देख रहे हैं, आने वाले टाइम पर ये और बहुत कठिन होने वाला है। तो बस आप भी प्लीज रिक्वेस्ट करिए कि मेरे पॉडकास्ट को लोग सब्सक्राइब करें। कुछ अनकही कहानियां। हाँ, कुछ अनकही कहानियों से मैं भी आज पहली बार जुड़ी हूँ और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि ये ऐसी लोगों को सामने लेकर भी आ रही हैं कहीं ना कहीं, जिनकी बात आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने जो एक्सपीरियंस साझा करते हैं तो वो एक बहुत बड़े जीवन का एक अंग होता है। तो 30 साल के 40 साल के जीवन में हमने जो एक छोटा सा जो हमारे वो गुण निकल के आया, एक सब्जेक्ट निकल के आया, एक विषय निकल के आया है, वो आप तक साझा कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आपके अनकही कहानी की वजह से। तो आप लोग सब इससे जुड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।